Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a copy. Let's get started. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा? बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, राइट? उसमें हमने क्या पढ़ा कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है, रिमोट सेंसिंग में रेडिएशन जो है वो कैसे काम करती है, एटमॉस्फेयर में क्या तीन चीज़ें होती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। उसके बाद हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमने देखा रिमोट सेंसिंग में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती है। देन वी सॉ पैसिव एक्टिव रिमोट सेंसिंग, राइट? उसके बाद हमने क्या देखा? प्लेटफॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं, ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड, राइट? उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखी रिमोट सेंसिंग की, और रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस भी हमने देखी कैसे होती है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग, चलो ठीक है, अब सेंसर लगे हैं कहाँ? सैटेलाइट में, वहाँ पे कैमराज भी लगे हैं, सेंसर भी लगे हैं, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। कैसे किया? लेट्स सी दैट। इतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओवरव्यू, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको जाननी है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। लेकिन उससे पहले इस सैटेलाइट इमेजरी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सेंसर है, जो कैमरा है, ये यहाँ पे सैटेलाइट में या किसी एरोप्लेन में या किसी ड्रोन में माउंट करके हैं, ठीक है ना। एक नीचे ये अर्थ सरफेस है, राइट? ये फॉर एग्जांपल ये at a given point of time, for example this area, this particular area at a given point of time इन्होंने कैप्चर किया, इस सेंसर ने, इस कैमरा ने, राइट? इसको क्या कहेंगे? इस सेंसर ने जो ये माउंट करके है सैटेलाइट पे, इसने ये एरिया कैप्चर किया, और इस सेंसर ने क्या कन्वर्ट किया? जो ये एनालॉग सिग्नल जा रहा है, इस एनालॉग सिग्नल को इसने डिजिटल सिग्नल में चेंज किया। डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के बाद इसने इसको पिक्सल्स में चेंज किया। क्या किया? पिक्सल्स में चेंज किया, और एक इमेज जनरेट की जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट इमेजरी। एम आई राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें एक टर्म आती है IFOV। ये सेंसर ने ये सारा फील्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। ओके, IFOV ये फील्ड ऑफ व्यू होता है जो सेंसर देख पाता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। ओके, एक सेंसर कैप्चर करता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। ओके, फिर ये जनरेट करता है एक इमेज जिसे हम कहते हैं डिजिटल इमेज, जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट इमेज। क्या है ये डिजिटल इमेज? सैटेलाइट इमेज होती क्या है? डिजिटल इमेज क्या होती है? आपने कैप्चर किया, अपना फ़ोटो अपलोड किया, लेकिन वो एक डिजिटल इमेज ही तो है। क्या है वो? ग्रिड ऑफ पिक्सल्स है, नंबर ऑफ पिक्सल्स। समझ आ रही है? पिक्सल्स आपस में एक इमेज बनाती है। इसी तरह सैटेलाइट इमेजरी का खेल है, राइट? लेकिन इसमें खेल थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। हाउ? ठीक है, सैटेलाइट इमेजरी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे कैसे यूज़ होती है? हर जगह यूज़ हो सकती है। एग्रीकल्चर है आपका, मेटीरियोलॉजी है आपका, फॉरेस्ट्री है, अर्बन प्लानिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसमें कुछ चीज़ें होती है। क्या? फॉर एग्जांपल पैनक्रोमैटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्टर, ये क्या चीज़ें होती हैं? पैनक्रोमैटिक हमें पता है, ये वो इमेज है, ये वो बैंड है जिसमें एक ब्लैक एंड वाइट बैंड है। बैंड समझ रहे हो ना आप? हमने विजिबल स्पेक्ट्रम में बैंड्स पढ़े थे, रेड, ग्रीन, विबग्योर पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। इसमें ब्लैक एंड वाइट होगा जिसे हम पैनक्रोमैटिक कहेंगे। अब मल्टी स्पेक्ट्रल क्या होता है? जिसमें कुछ चंद बैंड्स होंगे, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। इसको कहेंगे हम मल्टी स्पेक्ट्रल। हाइपर स्पेक्ट्रल में 100 से प्लस बैंड्स होते हैं। आप देख सकते हो ये सेपरेटेड बैंड आपको देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू जो भी बैंड्स हैं, इसे मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड कहेंगे। लेकिन इतने बैंड होंगे कि आप गिन पाओगे, लिमिटेड बैंड होंगे। बात समझ आ रही है? हाइपर स्पेक्ट्रल में क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूस है। देखो आप, इसमें इतने सारे बैंड है कि आप देखो 100 प्लस बैंड्स इसे जनरेट हो सकते हैं। जो हाइपर स्पेक्ट्रल है 100 प्लस बैंड्स होते हैं। ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम क्या है? कल हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? बात समझ आ रही है? हमने देखा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हर एक मटेरियल का जो अर्थ सरफेस पे, चाहे वो वेजिटेशन हो या कुछ भी हो, अलग अलग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेजिटेशन NIR में दिखाई गई है, नियर इंफ्रारेड में। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस नियर इंफ्रारेड में दिखाती है। नियर इंफ्रारेड क्या होता है? ये एक फॉल्स कलर कंपोजिट होता है। हमारा रियल कलर कंपोजिट RCC
यहाँ ट्रू कलर कंपोजिट जिसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग में, TCC, ट्रू कलर कंपोजिट आपका वेजिटेशन ग्रीन में आएगा, वेजिटेशन आपका ग्रीन में आएगा। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी में हम यूजुअली जब हमें डेटा एनालाइज करना होता है, देखना होता है ये वेजिटेशन हेल्दी है या नहीं है, कितनी है, ग्रो कर रही है कि डिक्लाइन हो रही है, तो हम NIR का यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज वेजिटेशन में जब हम NIR बैंड पास कराते हैं, फॉल्स कलर कंपोजिट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे NIR में ज़्यादा अच्छी रिफ्लेक्टेंस दिखाता है वो, बस और कुछ नहीं है। दैट इज़ इट। बात समझ आ रही? अब आपको समझ आया पैनक्रोमैटिक क्या है, मल्टी स्पेक्ट्रल क्या है, हाइपर स्पेक्ट्रल क्या है। ये कुछ बैंड्स हैं जिनमें इमेजेस जनरेट हो रही है। राडार को हम अलग से पढ़ रहे हैं, इसको रहने दो। एप्लीकेशंस क्या है, वेदर फोरकास्टिंग है, क्रॉप, रिमोट सेंसिंग की या सैटेलाइट इमेजरी की, इनको छोड़ो, ये आप समझ चुके हो काफ़ी बार। अब आते हैं हम GIS पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। इसके बाद हम GPS पढ़ेंगे, DGPS पढ़ेंगे, देन ETS। सबसे पहले लेकिन GIS के बारे में हमें समझना है। व्हाट इज़ GIS? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? ये कैप्चर करता है डेटा को। हमने डेटा को कैप्चर किया सैटेलाइट के थ्रू, वो भेजेगा, वो प्रोसेस कहाँ होगा? GIS के थ्रू। GIS क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा, ठीक है, मैप जनरेशन होगी। कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे GIS में जो ये काम हमारे लिए ईजी करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स कितने हैं GIS के? 5 कंपोनेंट्स है। क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तो होगा ही, डेटा, पीपल एंड मेथड। ये क्या चीज़ है? GIS जो है इसमें पीपल क्या होता है, जैसे रिसर्चर्स है, टेक्नीशियंस है, एनालिस्ट है, या कल को आप नायब तहसीलदार बनोगे, आपके साथ भी एक टेक्नीशियन होगा एनालाइज करने के लिए, अर्बन प्लानिंग करनी होगी, इंक्रोचमेंट हटानी होगी, व्हाटएवर, ठीक है। या कोई स्कीम है, जैसे अभी मैं इन मीन वाइल लेक्चर के एंड पे दिखाऊंगा कि J&K में रिमोट सेंसिंग एंड GIS में कितनी सारी स्कीम्स चल रही है राइट नाउ, ओके। तो उसके बाद वो डेटा कितने टाइप्स का जनरेट होगा? स्पेशल डेटा एक होता है, एक एट्रीब्यूट डेटा होता है। स्पेशल डेटा में आपका वेक्टर, रास्टर और इमेज डेटा होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये मैं एक्सप्लेन करूँगा वेक्टर डेटा क्या होता है, रास्टर डेटा क्या होता है, ठीक है ना। इमेज डेटा को भी रास्टर डेटा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। असल में वेक्टर एंड रास्टर डेटा 2 टाइप के होते हैं, ये स्पेशल डेटा होता है। बात समझ आ रही है? एंड एट्रीब्यूट डेटा क्या है? एट्रीब्यूट मतलब नाम। आपने रेजिडेंशियल एरिया को मार्क किया मैप में, उसको नाम दिया कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, फलाना इसका ओनर है, या कोई सोसाइटी है, या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो उसका एट्रीब्यूट हो गया। बस इतनी सी बात है। उसके बाद कुछ मेथड्स होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगी इस डेटा को प्रॉपरली यूज़ करने का, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जो अप्लाई होंगे GIS सॉफ्टवेयर्स में। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जब यूज़ होगा वो उसको खुद ही एनालाइज करेगा, कुछ टूल्स होंगे उसमें, और हार्डवेयर की मदद से आपका GIS कंप्लीट हो गया। यही आपका GIS है। मैप जनरेशन इससे होती है, एनालिसिस होती है, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। कितने सॉफ्टवेयर है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। एक आपका QGIS आता है, एक आपका ArcGIS आता है, रडास इमेजिन भी आपका आता है, ERDAS, ठीक है, रडास इमेजिन आपका आता है। अब ये कौन करते हैं? GIS एनालिस्ट्स इसका काम करते हैं सॉफ्टवेयर में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने बोला था वेक्टर और रास्टर डेटा 2 होते हैं। वेक्टर डेटा क्या होता है? वेक्टर डेटा आपको याद रखना है 3 तरह का होता है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। और रास्टर डेटा क्या है? ये आपकी सीधी सीधी सैटेलाइट इमेज है, मतलब कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स है। चलिए देखते हैं। ये देखिए आप, ये आपका वेक्टर डेटा है। क्या है? वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा क्या है? आपने आप सॉफ्टवेयर, ये देखो, ये आपका आर्क मैप सॉफ्टवेयर है। क्या है? ArcGIS में एक अलग सॉफ्टवेयर आता है आर्क मैप, उसमें आप देख सकते हो टूल्स है, जैसे आपने MS ऑफिस देखा होगा वैसे यहाँ पे भी अलग अलग टूल्स है, ठीक है। उससे आप ड्रॉ करते हो लाइंस, पॉइंट्स, पॉलीगन्स। देखो ये अगर आप ड्रॉ करो, ये एक पॉलीगन बन गया यहाँ पे, इस एरिया को आपने कुछ नाम रखा, उस नाम को क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, पॉलीगन ड्रॉप की, देखो वर्टिसेस क्या होता है? 2 लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, उसको वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो ये पॉलीगन जो है ये क्या है? ये वेक्टर डेटा है। क्या है? वेक्टर डेटा है। ये लाइन क्या है? वेक्टर डेटा है। ये पॉइंट क्या है? वेक्टर डेटा है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम डिमार्केशन कर पाए, बाउंड्रीज ड्रॉ कर पाए, रोड अलग कर पाए, मैप बना पाए। फिर ये डिमार्केशन किस पे होगी? लेकिन सबसे पहले तो ये नहीं होगा ना, सबसे पहले क्या होगा?
सबसे पहले आपका इमेज जनरेट होगा सैटेलाइट से, उसके बाद वो जियो रेफरेंस होगी, उसके बाद वो डिजिटाइज होगी। डिजिटाइज, देखो जियो रेफरेंस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। डिजिटाइजेशन इसी को कहते हैं, मैप पे डिमार्केशन करना। ये देखिए, ये लाइंस ड्रॉ करना, अलग अलग एरिया, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग करना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्रॉ करना, या फीचर्स जो है, कहीं पे रोड है, कहीं पे ब्रिज है, या कुछ भी है, रेल लाइन है, एयरपोर्ट है, उनको अलग अलग करना, उसको डिजिटाइजेशन कहते हैं। जियो रेफरेंस ये होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ सैटेलाइट इमेजरी को बिठाना। वो कैसे होता है इन अ मीन वाइल वो भी देखेंगे। उसके बाद आपका मैप ऐसे जनरेट होता है, ठीक है। जीआईएस में ये जो दो डेटा है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रास्टर डेटा क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ग्रिड ऑफ पिक्सल्स है। वेक्टर डेटा क्या है, ये जियोमेट्रिकल शेप है, कितनी होती है, पॉइंट, लाइन या पॉलीगन होगा, ठीक है। रास्टर डेटा क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा। और वेक्टर डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा। अब फॉर्मेट देखो, एक्सटेंशन आपने देखा होगा, .mp3 ऑडियो का होता है, .mp4 वीडियो का होता है, .pdf फाइल, इसी तरह आपका .jpeg फाइल इमेज का होता है। रास्टर डेटा क्या है, ये भी तो एक इमेज ही है, तो JPEG होता है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी कभी कभी टिफ फॉर्मेट में आती है, TIFF। इसी तरह IMG फॉर्मेट में भी हो सकती है। बात समझ आ रही है। वेक्टर डेटा क्या फॉर्मेट होता है, वेक्टर डेटा का शेप फाइल, SHP शेप फाइल जिसको कहते हैं, या जियोजेसन फाइल होगी, या KML फाइल होगी। ये 3 तरह की शेप फाइल्स होती है, 3 तरह की वेक्टर डेटा होता है। ये आपको याद रखना है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। शेप फाइल क्या होती है, ये एक वेक्टर डेटा होता है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल करके देखो आप, ऐसे कुछ ऐसे है ना, ये JNK की शेप फाइल बन गई, ठीक है। या किसी डिस्ट्रिक्ट की, ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप होता है, बाउंड्री होती है, उसकी शेप फाइल बन गई, वो एक वेक्टर डेटा होता है। तो रास्टर डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजरी, फॉर एग्जांपल एलिवेशन, लैंड मॉडल, लैंड कवर, लैंड यूज, लैंड कवर, ठीक है ना। कैसे करेगा, एलिवेशन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड वगैरह, उससे ऑल्टीट्यूड कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पे सैटेलाइट से एक जनरेट होता है डेम, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। डेम क्या होता है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ये यूज़ किया जाता है एलिवेशन पता करने के लिए। वेक्टर डेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके रोड है, रिवर है, बाउंड्रीज है, ठीक है। अब रास्टर डेटा की जो स्टोरेज है, रोज एंड कॉलम्स ऐसे होगा, उसमें पिक्सल्स होंगे, ये रास्टर इमेज है। ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, विद एट्रीब्यूट्स। वेक्टर डेटा क्या है, कोऑर्डिनेट्स विद एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल अपने ऊपर देखा था, ये फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंशियल एरिया है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, या एयरपोर्ट है, ये आपका एयरपोर्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एयरपोर्ट इसका एट्रीब्यूट हो गया, और ये क्या है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट कैसे जनरेट होते हैं ये भी हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो GIS में और भी एक चीज़ आती है, क्या आता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हम यूज़ करते हैं। देखो मैंने बोला था जियो रेफरेंसिंग और डिजिटाइजेशन, 2 चीज़ें मैंने यूज़ की थी कि सैटेलाइट इमेजरी जो जनरेट हो गई उस पर हमें डिमार्केशन करनी है, मैप जनरेशन करनी है, और वो सैटेलाइट इमेजरी जो है उसको जियो रेफरेंस करना है, मैप के कोऑर्डिनेट्स के साथ मिलाना है, ओवरले करना है, ओवरलैप करना है, ठीक है ना, मैच करना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। आई विल नॉट गो देयर बिकॉज लेक्चर लंबा जाएगा अगर मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाने में बैठ गया। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, जहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे आपकी लोकेशन जनरेट होती है पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये एक रेफरेंस है, राइट। असली में तो वो लाइंस इमेजिनरी है ना, जो रिप्रेजेंट करता है लोकेशन अर्थ पे, राइट। और क्या करता है, ये असाइन करता है वैल्यूज़, कोऑर्डिनेट्स टू एवरी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपका थोड़ा सा पता होगा। और क्या हेल्प करता है डिजिटाइजेशन में, जियो रेफरेंसिंग में, रिमोट सेंसिंग एंड GIS में। डिजिटाइजेशन एंड जियो रेफरेंसिंग क्या होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेकिन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं हम समझ गए, ठीक है ना। प्रिसाइज लोकेशन के लिए कितने टाइप्स के होते हैं पूछा जा सकता है। वन इज़ योर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अदर इज़ योर प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 टाइप्स के होते हैं, PCS एंड GCS। थोड़ा सा जान लेते हैं।
GCS क्या है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है लोकेशंस, मगर स्फेरिकल मॉडल में। स्फेरिकल मॉडल क्या है, अर्थ का आपने ग्लोब देखा होगा, वो एक स्फेरिकल मॉडल है अर्थ का ग्लोब। असल में क्या है अर्थ की शेप, ये है जियोइड, क्या है जियोइड, ठीक है ना। ये असल में प्रॉपर स्फीयर नहीं है। अब हम एज ए मॉडल इसको लेते हैं, उसमें आपका आता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्लोब आपने देखा होगा, उस पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखे होंगे, लोकेशंस देखी होंगी, बस वैसा ही लेके आप समझो, डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्फेरिकल मॉडल GCS, ठीक है। ये फिर यूज़ करेगा आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नॉर्थ से साउथ और लॉन्गिट्यूड ईस्ट से वेस्ट, ये हमें पता है। और इसके यूनिट क्या होंगे हमें पता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के यूनिट्स डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली का देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल 28.61 डिग्री नॉर्थ, 77.23 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। ये आपका इसका लैटिट्यूड हो गया, ये इसका लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है न्यू दिल्ली का, तो ये न्यू दिल्ली का प्रिसाइज लोकेशन है। सूटेबल क्या है फिर GCS किस चीज़ के लिए सूटेबल है फिर, GPS सिस्टम के लिए, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। PCS क्या है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका अर्थ कर्व्ड सरफेस करता है फ्लैट प्लेन पे, X एक्सिस, ये आपका क्या है Y एक्सिस, राइट। तो इसमें क्या होता है आपका, ये जो स्फेरिकल मॉडल है उसको फ्लैट प्लेन पे दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे क्या होगा, हमारा डिस्टेंस मेजर होगा, एरिया, डायरेक्शन अगर हमें देखनी है, ठीक है ना। ये कॉमनली क्या होता है, सिटी प्लानिंग या प्रॉपर्टी मैपिंग में यूज़ किया जाता है ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब रिमोट सेंसिंग में कुछ मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है जो आपको देखने की ज़रूरत है, जैसे WGS 84 है आपका, UTM है आपका, एवरेस्ट 1830 है आपका, वेब मर्केटर है आपका। इनको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस आइडिया होना चाहिए WGS 84 क्या है, ठीक है ना। WGS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984 में असल में आया है। क्या आया है 1984 में, तभी इसको कहते हैं वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984। ये यूज़ किया जाता है GPS में। UTM क्या है, फॉर एग्जांपल लोकल किसी एरिया में काम कर रहे हो आप, लोकल रेफरेंस लेनी है तो यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्थ साइड अगर हम बात करें तो UTM जोन कौन से जोन में आएगा, 43N में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये डिवाइड करता है अर्थ को 60 जोन्स में, उतना डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए। WGS 84, UTM ये कुछ कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है किसमें, रिमोट सेंसिंग में। इसी तरह एवरेस्ट 1830 ये ओल्डर इंडियन सिस्टम है जो सर्वे ऑफ इंडिया यूज़ करता था मैप जनरेशन के लिए। इसी तरह वेब मर्केटर है, ये गूगल मैप्स यूज़ करता है, ये ओपन स्ट्रीट मैप्स जो होते हैं, ठीक है, नेविगेशन के लिए। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कुछ की टर्म्स है। डेटम क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है अर्थ का, जैसे कि WGS 84 है, वो उसको भी हम डेटम मान के चलेंगे, वही हम GIS में यूज़ करते हैं मैप बनाने के लिए। प्रोजेक्शन क्या है, ये कन्वर्ट करता है अर्थ की 3D सरफेस को 2D सरफेस में, उसको हम प्रोजेक्शन कहेंगे। आपने देखा GCS और आपने देखा PCS, ठीक है। सेफेरॉइड क्या है, ये मॉडल शेप ऑफ अर्थ है, पता है हमें। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अगर हम PCS से GCS कन्वर्ट करेंगे या GCS से PCS कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, थोड़ा सा कंपैरिजन देखो आप GCS PCS का। GCS क्या है, शेप क्या है, ये सफियर एलिप्सॉइड यूज़ करता है, PCS फ्लैट प्लेन यूज़ करता है। GCS के डिग्रीज में इसका यूनिट है और PCS मीटर में या फीट में। एग्जाम्पल क्या है, WGS 84 आपका GCS में आएगा, UTM आपका PCS में आएगा। ये किसके लिए बेस्ट है, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए बेस्ट है, या ग्लोबल पोजीशनिंग अगर हमें निकालनी है। और ये PCS जो है ये एरिया डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए विच कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज डिग्रीज, तो हमें पता है जियोग्राफिक, ठीक है ना। व्हाट इज़ UTM मेनली यूज्ड फॉर, या फुल फॉर्म ऑफ UTM पूछा जा सकता है। PCS GCS फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। WGS 84 की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम WGS 84। UTM किसके लिए यूज़ किया जाता है, लोकल टू रीजनल मैपिंग, बोला था मैंने, ठीक है। इसी तरह डेटम क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है रेफरेंस शेप ऑफ अर्थ। इसी तरह विच सिस्टम इज़ यूज्ड बाय GPS, WGS 84 ही यूज़ करेगा क्योंकि प्रिसाइज लोकेशन देता है, राइट। ओके, अब मैंने बोला था जियो रेफरेंसिंग एंड डिजिटाइजेशन, टू टर्म्स, व्हाट आर दोज।
जियो रेफरेंसिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका रास्टर डेटा सेट है। रास्टर डेटा क्या है? सैटेलाइट इमेज है कोई आपकी, या कोई ड्रोन से उठाई है आपने, या कोई मैप स्कैन किया है जिसको हम कहते हैं टोपो शीट। क्या कहते हैं? टोपो शीट। अब इसका पर्पज़ क्या है? ये इस इमेज को कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, जो वर्ल्ड का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल WGS84 है आपका, ठीक है ना, UTM है आपका, उसके साथ मैच करेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को मैच करेगा, ताकि एक अच्छा सा मैप जनरेट हो, आपकी नेविगेशन में प्रॉब्लम ना हो, प्रिसाइजली आप डेटा को एनालाइज कर पाओ, ठीक है ना। ये आपकी जियो रेफरेंसिंग होती है। ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है? ये ArcGIS सॉफ्टवेयर में, GIS सॉफ्टवेयर में, QGIS सॉफ्टवेयर में हो जाती है। उसको हम रेफरेंस करेंगे, रेफरेंस करने के बाद उस पर डिजिटाइजेशन करेंगे, राइट। तो ये आइडेंटिफाई कैसे हम करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं GCPs, जिनको कहते हैं ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। जैसे हमने सैटेलाइट इमेज देखी, हमने देखा ये रोड यहाँ से जा रहा है, हम इसको मैप के साथ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मैच करेंगे, ताकि ये रोड बराबर कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच हो जाए। उसके बाद उस पर डिजिटाइजेशन करें। ये कहाँ करेंगे? QGIS एंड ArcGIS सॉफ्टवेयर में। तो जियो रेफरेंसिंग अब आपको समझ आया होगा। डिजिटाइजेशन क्या चीज़ है? आपने रेफरेंस की इमेज, उसके बाद आप उसका क्या करोगे? उसके बाद आप उसको ट्रेस करोगे, ठीक है ना, ड्रॉ लाइन करोगे, पॉलीगन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करोगे, फीचर्स उस इमेज में, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, एयरपोर्ट कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है, ठीक है ना। तो वो कैसे करोगे? आप ट्रेस करोगे उस रास्टर इमेज को, लेकिन जियो रेफरेंस करने के बाद। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डिजिटाइजेशन इज़ डन आफ्टर जियो रेफरेंसिंग। ओके, टू क्रिएट वेक्टर लेयर्स, हमें क्या है? पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगन, ये वेक्टर लेयर होते हैं आपके, वेक्टर डेटा होता है। हमें फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, रोड, ये ट्रेस करना है, इन फीचर्स को ट्रेस करना है, तो हमें जियो रेफरेंस्ड रास्टर इमेज पे ये डिजिटाइजेशन करनी पड़ेगी। प्रोसेस क्या है? हम लोड करेंगे उस इमेज को GIS सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे ड्रॉ करेंगे फीचर, लाइन, पॉइंट, शेप, बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे, बाकी चीज़ें ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और ये वेक्टर डेटा कैसे सेव होगा? या तो GeoJSON फाइल में सेव होगा, या तो KML में, या तो शेप फाइल में, SHP में, राइट। तो विद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या है? जैसे कि प्लॉट नंबर क्या है इसका, बिल्डिंग नेम क्या है, ओनर नेम क्या है, ठीक है ना, उसको एट्रीब्यूट कहेंगे। नाउ आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद कुछ और टर्म्स आती है GIS में, वो है आपकी स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या होती है, ठीक है ना। स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या होती है? स्पेशल रेजोल्यूशन सिंपली ये आपकी इमेज है, उस पे जो पिक्सल है, साइज ऑफ 1 पिक्सल ऑन द ग्राउंड। मतलब आपने इमेज देखी, ये आपकी इमेज है, सैटेलाइट इमेज, ये आपका 1 पिक्सल है, राइट। ये कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है रियल वर्ल्ड ग्राउंड में? ग्राउंड मतलब रियल वर्ल्ड, जो आप अभी आसपास देख रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल ये आप किसी बंदे की पिक्चर ले रहे हो, पिक्चर तो इतनी सी है ना, 1 पिक्सल इसकी बॉडी का कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर एग्जांपल इतना 1 पिक्सल में इसका नोज़ का थोड़ा सा इतना पोर्शन आ रहा है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब 1 पिक्सल रिप्रेजेंट्स 2 सेंटीमीटर ऑफ यू। इसी तरह एक सैटेलाइट इमेज का 1 पिक्सल ग्राउंड पे कितना एरिया क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल हाई रेजोल्यूशन, मीडियम रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन क्या होती है? जो 1 पिक्सल 1 मीटर ही दिखाएगा, मतलब हमें ज़्यादा नज़दीक से चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ सैटेलाइट्स है, क्विक बर्ड है, वर्ल्ड व्यू सैटेलाइट है, इनकी रेजोल्यूशन लेस देन 1 मीटर होती है, मतलब 1 पिक्सल लेस देन 1 मीटर ग्राउंड कवर करता है। मीडियम होता है 10 to 30, फॉर एग्जांपल लैंडसैट सैटेलाइट है, सेंटिनल-2 सैटेलाइट है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज़ का। तो ये क्या है कि 10 से 30 मीटर ग्राउंड पे रिप्रेजेंट करेगा 1 पिक्सल इस सैटेलाइट इमेज का, ठीक है। अगर हम करें मोदिस सैटेलाइट की बात, उसका जो 1 पिक्सल होगा वो मोर देन 100 मीटर ऑन ग्राउंड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बड़ा कवर, इसका सेंसर बड़ा है, ज़्यादा एरिया कवर करता है। लेकिन चीज़ें एनालाइज करनी है तो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। हाई रेजोल्यूशन मानी जाती है लेस देन 1 मीटर या 1 मीटर, ठीक है। ज़्यादा कवर होगा तो उसको जूम करोगे तो वो इमेज अच्छी नहीं दिखेगी, उस पर आप डिमार्केशन नहीं कर सकते फीचर्स के। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होती है? ये एक एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट वेवलेंथ्स। मैंने स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बोला था। वेजिटेशन ग्रीन क्यों है? बिकॉज ये वो रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये इसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बन जाता है।
फॉल्स कलर कंपोजिट में NIR में ज़्यादा वेजिटेशन रिफ्लेक्टेंस दिखाती है, दैट मीन्स नियर इंफ्रारेड में वेजिटेशन ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस दिखाती है, तो वो उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह वाटर का स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बन जाएगा कि किस वेवलेंथ के साथ कैसे बिहेव कर रही है, ये कैसे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं फीचर्स। ओके, इसी तरह इसमें आपका पेनक्रोमैटिक हमने ऊपर देखा, एक बैंड इसमें वाइट एंड ब्लैक होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल में 3 से 10 और हाइपर स्पेक्ट्रल में 100+ बैंड्स हो सकते हैं। ठीक है ना। हाइपर स्पेक्ट्रल में हम केमिकल डिटेक्शन भी कर सकते हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होता है, एक सैटेलाइट एक जगह पे वापस कितनी बार आता है। फॉर एग्जांपल आपने आफ्टर एंड बिफोर फ्लड एरिया देखा होगा। फ्लड जब आया था तब सैटेलाइट ने वो इमेज कैप्चर नहीं की, फ्लड आने के बाद वो रिविजिट किया और सैटेलाइट ने वो इमेज कैप्चर की। यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होती है कि सैटेलाइट, हाउ फ्रीक्वेंटली अ सैटेलाइट रिविजिट्स द सेम एरिया। ये ग्राउंड पे आपका एक एरिया है, यहाँ से सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है, इसने ये कैप्चर किया इस साइड से, ये पॉइंट इसने कैप्चर किया, राइट। दोबारा ये कब आएगा फिर से इसी पॉइंट को कैप्चर करने के लिए, उसको कहते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन, कि रिविजिट करेगा सेम एरिया में। ये क्यों हम करते हैं, जैसे क्रॉप ग्रोथ, आज इसने ये किया, 4 दिन बाद ये फिर से आया, देखा कि कितनी क्रॉप ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ फ्लड मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, कि यहाँ से पानी इतना बढ़ रहा था, 3 दिन बाद पानी कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, जो भी है, जो भी आपको मॉनिटर करना है, ये टेम्पोरल रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होती है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन ये होती है कि सैटेलाइट रिविजिट करता है सेम एरिया में, हाउ फ्रीक्वेंटली। ठीक है। सेंटिनल-2 की 5 डे रिविजिट है, मतलब 5-5 दिन के बाद ये सेम एरिया को कवर करता है। मोदिस तो डेली आता है, बिल्कुल, आज इसने ये कैप्चर किया, सुबह फिर से करेगा, तीसरे दिन फिर से करेगा। ठीक है ना। तो सर्विलेंस जो सैटेलाइट्स होते हैं ज़्यादातर वो डेली रिविजिट करते हैं, तो उनकी टेम्पोरल रेजोल्यूशन अच्छी होती है, डेली होती है उनकी, 1 डे टेम्पोरल रेजोल्यूशन होती है। ठीक है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये आपका इमेज है, उसमें काफ़ी सारे पिक्सल्स है, हर एक पिक्सल की एक डिफरेंट एनर्जी होगी। डिफरेंट एनर्जी मतलब किसी का लो ब्राइटनेस वैल्यू होगा, किसी का हाई ब्राइटनेस वैल्यू होगा, या जो भी उनका डिजिटल नंबर, डिजिटल वैल्यू होगा, वो क्या होगा, वो क्या मतलब है कि डिस्टिंग्विश करेगा ये सटल चेंज। मतलब क्या, वेजिटेशन हेल्थ, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका वेजिटेशन कवर है, इसका आपने फ़ोटो उठाया, ये इसका फ़ोटो आ गया सामने, इसमें से बहुत सारे पिक्सल्स होंगे, राइट। कहीं पे कम ब्राइटनेस होगी, कहीं पे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। जहाँ पे अच्छी खासी ब्राइटनेस होगी, जहाँ पे ज़्यादा NIR रिफ्लेक्ट होगा, NIR दिखेगा, अच्छी वेजिटेशन हेल्थ है, जहाँ पे कम, वहाँ पे वेजिटेशन हेल्थ कम है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। इसमें कुछ डेटा आता है 8 बिट एंड 16 बिट। 8 बिट का 256 लेवल्स का ये ब्राइटनेस वैल्यू होता है, 16 बिट का अकॉर्डिंगली ऐसे होता है। तो 8 बिट, 16 बिट, तो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन बिट्स में आता है आपका। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग। स्पेशियल भी होता है, टेम्पोरल भी होता है, स्पेक्ट्रल भी होता है, टेक्निकल कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ठीक है ना। अ सैटेलाइट विद 1 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन इज केपेबल ऑफ, अगर एक सैटेलाइट है जिसकी 1 मीटर रेजोल्यूशन है, ठीक है ना, 1 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, मतलब एक पिक्सल ग्राउंड पे 1 मीटर दिखाता है, क्या ये आइडेंटिफाई करेगा वेरी फाइन डिटेल्स, क्योंकि एक पिक्सल 1 मीटर ही दिखा रहा है। अगर एक पिक्सल 100 मीटर दिखाता तो हम छोटी छोटी डिटेल्स इमेज में नहीं देख पाते। ये 1 मीटर दिखाता है, मतलब बहुत जूम इन करके दिखाता है। दैट मीन्स कि हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरी फाइन डिटेल्स। ठीक है। पैसिव रिमोट सेंसिंग, हमने ये क्वेश्चन कल भी किया था। पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है। पैसिव रिमोट सेंसिंग में सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक्टिव में नहीं होती। विच सैटेलाइट प्रोवाइड्स हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन। सेंटिनल-2 की ज़्यादा टेम्पोरल रेजोल्यूशन होती है। ठीक है ना। मोदिस की 1 दिन की होती है, सेंटिनल की 5 दिन की होती है। या अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो वर्ल्ड व्यू की, कार्टोसेट की, ये इंडियन रिमोट सेंसिंग की कितनी टेम्पोरल। इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही है, छोड़ दो। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन बिट में, बिट डेप्थ में एक्सप्रेस किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर हम बात करें GIS के सॉफ्टवेयर्स की, आपका ArcGIS जो है ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब ओपन सोर्स नहीं है, ख़रीदना पड़ेगा आपको। इसका फ्री ट्रायल भी आता है,
ठीक है ना। ये मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशल एनालिसिस के लिए, 3D GIS के लिए आपको 3D मैप कहीं पे जनरेट करना है, वेब GIS के लिए, जियो प्रोसेसिंग के लिए। QGIS क्या है, ये ओपन सोर्स है, ये फ्री डेस्कटॉप है, फ्री डेस्कटॉप GIS सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मैपिंग एनालिसिस वगैरह जो भी कर सकते हो। ग्रास GIS है जो ओपन सोर्स है, ये एक एडवांस्ड जियो स्पेशियल एनालिसिस, टेरेन मॉडलिंग, रास्टर प्रोसेसिंग इसमें होती है, ठीक है। रडास इमेजिन क्या है, ये एक प्रोप्राइटरी है, ओपन सोर्स नहीं है, इसमें इमेज क्लासिफिकेशन होती है, रिमोट सेंसिंग बेस्ड एनालिसिस होती है। मैप इन्फो क्या है, इसमें बिजनेस मैपिंग होगी, लैंड यूज़ रियल एस्टेट मैपिंग होगी। एल्विस क्या है, ये भी फ्रीवेयर है, ये रास्टर प्लस वेक्टर GIS है, दोनों करेगा, रिमोट सेंसिंग करेगा, 3D टेरेन मॉडलिंग करेगा, मतलब डेम वगैरह, ठीक है ना। इसी तरह जियो मीडिया है, ये रियल टाइम GIS मैप रेंडरिंग करेगा। ग्लोबल मैपर है, लाइडार प्रोसेसिंग करेगा, 3D विजुअलाइजेशन करेगा, टेरेन डेटा टूल्स करेगा। लाइडार मतलब राडार डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। लाइडार डेटा बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको डिकोड करके फिर जनरेट करना पड़ता है डेटा, ठीक है। ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह गूगल अर्थ प्रो फ्री है, इसका काम सिर्फ है 3D मैप विजुअलाइजेशन, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस देख सकते हो और मेजर कर सकते हो चीज़ें। अगर आपको लोकेशन देखनी है, या आप अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऑटोकैड क्या है, ये GIS प्लस कैड मैपिंग है, इसमें लैंड रिकॉर्ड या मैनेजमेंट या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करना है। तो ऑटोकैड मैप 3 ये है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड मैप 3D, इसमें GIS प्लस कैड मैपिंग होती है, ठीक है ना। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स थे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब GIS के बारे में आप इन डिटेल जान चुके हो। जाते जाते GIS टर्म किसने कॉइन की है ये आप गूगल करके पता करोगे। रिमोट सेंसिंग टर्म किसने कॉइन की है ये भी आप गूगल करके पता करोगे, ठीक है। चलिए, GPS क्या चीज़ है। अब आपका आता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। ये क्या करता है, इसका क्या काम है, वी विल सी इन अ मीनवाइल, बट बिफोर दैट थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। GPS किसने क्रिएट किया था, ये किया था US डिफेंस डिपार्टमेंट ने। उन्होंने 1978 में फर्स्ट GPS सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था नेवस्टार। क्या नाम था उसका, नेवस्टार। अब इस नेवस्टार की फुल फॉर्म क्या है, नेवस्टार की फुल फॉर्म है नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग सिस्टम। नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग सिस्टम, नेव से नेविगेशन, सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग सिस्टम, राइट, नेवस्टार। ये पहला US डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1978 में लॉन्च किया था पहला GPS सैटेलाइट, ये आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद 1994 में पूरा ये GPS सिस्टम कंप्लीट हुआ। GPS सिस्टम में कितने सैटेलाइट होते हैं, 24 सैटेलाइट होते हैं GPS सिस्टम में, जो बैच में क्या किए जाते हैं, ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। जो बैच में लॉन्च किए जाते हैं, ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, 5-5, 6-6 करके धीरे धीरे। अगर आप देख पा रहे हो ये आपका कॉन्स्टलेशन है 24 सैटेलाइट्स का। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, जैसे स्टार्स का कॉन्स्टलेशन आपने देखा होगा, एक पैटर्न में होते हैं वो, ठीक है ना। इसी तरह आप देख रहे हो कितने सारे सैटेलाइट्स हैं, राइट। ये अपने अपने ऑर्बिट में हैं और घूम रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये आपका पूरा GPS सिस्टम है, राइट। ओके, अब 24 सैटेलाइट्स में ये सैटेलाइट्स, कितने सैटेलाइट किस काम के लिए होते हैं ये भी हम देखेंगे, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, राइट। और भी GPS सिस्टम्स है बाकी कंट्रीज़ के, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लोनास, ये पूछा जा सकता है। ग्लोनास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम, ये किसका है ग्लोनास, ये है रशिया का अपना ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये, राइट। 1995 में बना था, ओके, और 2011 में ये कंप्लीट हो गया था, राइट। फुली ऑपरेशनल 2011 में हो गया था, राइट। तो रीसेंट है ये। उसके बाद और रीसेंट आया जिसका नाम है गैलीलियो।
गैलीलियो भी एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। 21 अक्टूबर 2011 में स्टार्ट किया गया था, 2012 में कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपके अगर पूछा जाए चाइना का कौन सा है, चाइना का आपका है बाइडो, चाइना का बाइडो है, ठीक है, बाइडो नेविगेशन सिस्टम। उसका नाम क्या है? कंपास। उस जीपीएस का नाम क्या है? कंपास। बाइडो नेविगेशन सिस्टम का है कंपास। और चाइना ने ये कब स्टार्ट किया था? ये किया था और दिसंबर 27, 2011, राइट। ये कुछ चीज़ें जीपीएस के रिलेटेड आपको याद रखनी है। हमारे इंडिया का भी है एक, ठीक है ना, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम इंडिया का है। उसका नाम क्या है? ओके, तो इंडिया का कौन सा है? लेट मी रब दिस। ओके, जिसका नाम है IRNSS। ये तो पहले इसका नाम था, जिसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये पहले इसका नाम था। अब रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका इंडिजीनियस जीपीएस सिस्टम है इंडिया का, IRNSS, उसका नाम कर दिया है नेविक। क्या कर दिया है? नेविक। ओके, अब देखो एक सेपरेट सिस्टम भी है हमारा जिसका नाम है गगन। क्या नाम है? गगन। ये सेपरेटली इसरो का है, राइट। ये पर्टिकुलरली एविएशन इंडस्ट्री के लिए है। क्या है? एविएशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब जो ये जीपीएस सिस्टम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने सैटेलाइट होते हैं? इसका 3 सेगमेंट होता है। जीपीएस में 3 सेगमेंट होते हैं। एक स्पेस सेगमेंट आपका होता है जहाँ पे सैटेलाइट्स अपने कॉन्स्टलेशन में होते हैं 24 सैटेलाइट्स, 24 प्लस भी हो सकते हैं, राइट। यूजुअली 24 ही होते हैं। कंट्रोल सेगमेंट जो ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं, और यूज़र जो हम जीपीएस रिसीवर्स हमारे हाथ में लगे होते हैं, फ़ोन आपका है, ठीक है ना, हम यूज़ कर रहे हैं ये, तो हम एज अ जीपीएस रिसीवर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जीपीएस एक मेथड यूज़ करता है जिसका नाम है ट्राइलेटरेशन, जो डिटरमाइन करता है पोजीशन एक्यूरेट टू 5 to 10 मीटर एक्यूरेसी होती है इसकी। ट्राइलेटेशन किस मेथड पे काम करता है? ट्राइलेटरेशन काम करता है, राइट। ओके, अब ये देखो आप, ये 3 सेगमेंट्स है आपके। ये आपका कंट्रोल सेगमेंट है जिसमें ग्राउंड स्टेशन लगा है, जो आपका यहाँ से डेटा डाउनलोड कर रहा है, यहाँ से ये सिग्नल दे रहा है, ये वापस सिग्नल दे रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल फ़ोन से लोकेशन एक्सेस करनी चाहिए, आपने सिग्नल किसको भेजा? इसको, राइट। ये कहाँ भेजेगा? ये भेजेगा सैटेलाइट को। सैटेलाइट आपके फ़ोन में डायरेक्टली भेजेगा कि भाई फ़लानी यूज़र को फ़लानी लोकेशन चाहिए। यहाँ एविएशन इंडस्ट्री में आपका मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इंडिया का गगन सिस्टम है, राइट। ये यहाँ पे एरोप्लेन को बोलेगा कि सामने रडार में एक और एरोप्लेन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके शिप्स है, राइट, जो नेविगेट कर रहे हैं थ्रू ओशंस। तो ये आपका यूज़र सेगमेंट हो गया, ये आपका कंट्रोल सेगमेंट हो गया, ये आपका स्पेस सेगमेंट हो गया जहाँ पे सैटेलाइट्स है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर जीपीएस की फ्रीक्वेंसी की बात करें, मे बी क्वेश्चन बन सकता है। जीपीएस जो है ये ट्रांसमिट क्या करता है असल में? जीपीएस ट्रांसमिट क्या करता है? ट्रांसमिट करता है एल बैंड। रेडियो वेव्स पे पूरा काम चल रहा है। रेडियो वेव्स मैंने बोला था, रेडियो वेव्स कहाँ पे होती है? इनकी सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जब हमने देखा था एंड पे, वहाँ पे एक बैंड होता है रेडियो वेव्स में जिसका नाम है एल बैंड। ये एक पोर्शन होता है रेडियो वेव स्पेक्ट्रम का बिटवीन 1 to 2 गीगाहर्ट्ज़, बिटवीन एल बैंड का, एल बैंड बिटवीन 1 to 2 गीगाहर्ट्ज़, राइट। अब इसमें क्या है? L1, L2, L5 बैंड यूजुअली यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अब L1 बैंड की 1572.42 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है ना। 122.760 मेगाहर्ट्ज़, 117.645 मेगाहर्ट्ज़। ये इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, L2, L1, राइट। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। L1 और L2 पे फोकस करो, ठीक है ना।
ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर जीपीएस में, ठीक है ना। वर्किंग पे क्वेश्चन आए कि कैसे करता है जीपीएस काम। जीपीएस जनरेट करता है सूडो रैंडम कोड, पीआरसी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सूडो रैंडम कोड। ये जनरेट जब ये करेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल को ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है, इस कॉम्प्लेक्स सिग्नल को ब्रेक डाउन किया जाता है। ये हर एक सैटेलाइट का अपना अपना एक सूडो रैंडम कोड होता है, यूनिक, ठीक है ना। लेकिन सारे सैटेलाइट्स की सेम फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब सूडो रैंडम कोड जनरेट होगा, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, कंट्रोल सेगमेंट से, फिर आपको दिया जाएगा डेटा। नाउ व्हाट इज़ दिस डीजीपीएस, राइट। ये डीजीपीएस क्या है, सबसे पहले ये डीजीपीएस ना एक टाइप का रिसीवर है, जीपीएस रिसीवर है। जीपीएस में काफ़ी सारे रिसीवर्स हैं, जैसे आपका एसएफआर आता है, डीएफआर आता है, आरटीके आता है, डीजीपीएस उसमें एक आता है, जीएनएसएस आता है। ये सारे जीपीएस की रिसीवर टाइप्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह रियल टाइम काइनेमेटिक्स है, बाकी चीज़ें हैं आरटीके। तो ये आपसे पूछा नहीं गया है, ये भी नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया, आपसे पर्टिकुलरली एक रिसीवर पूछा गया है, वो है डीजीपीएस। तो ये डीजीपीएस क्या चीज़ है, ये क्या है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल जीपीएस। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे देखो जी, आपकी ऑब्जर्व्ड और एक होती है आपकी कंप्यूटेड, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स एंड कंप्यूटेड कोऑर्डिनेट्स, राइट। यहाँ आप इसे ऐसे कहो, ऑब्जर्व्ड कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेड कैलकुलेशन, ठीक है ना, जिनको कहते हैं हम डिफरेंशियल करेक्शंस। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल करेक्शंस। एक आपकी ऑब्जर्व्ड है जो आपने ऑब्जर्व की, दूसरी आपने जो कंप्यूट की, इनके बीच में जो डिफरेंशियल करेक्शंस आती है उनको ये ठीक करता है, ठीक है ना। डीजीपीएस का काम क्या है, ये इम्प्रूव करता है जीपीएस की एक्यूरेसी, ठीक है ना। कैसे, जो बेस स्टेशन होता है उससे ये डेटा रिसीव करेगा, ठीक है ना। अब ये बेस स्टेशन क्या है, बेस स्टेशन आपने ऊपर देखा, बेस स्टेशन कैलकुलेट करता है एरर, ठीक है ना। इस डीजीपीएस में दो रिसीवर छोटे छोटे लगे होते हैं, एक होता है आपका स्टेशनरी, दूसरा होता है रोवर जो घूम रहा होता है। स्टेशनरी एक ही जगह पे होता है, राइट। अब देखो जी, डीजीपीएस में क्या चीज़ें होती है, डीजीपीएस ने आपने कैलकुलेट किया एरर, ठीक है ना। उसके बाद डीजीपीएस ने ये ब्रॉडकास्ट की किसको, रोवर को, जो डीजीपीएस का, इसका डीजीपीएस का रोवर वाला हिस्सा है, घूमने वाला हिस्सा है, उसको ये ट्रांसमिट कर दी कि भाई साहब यहाँ पे एरर है। और डीजीपीएस क्या करेगा, ठीक करेगा, ठीक है ना। ये रोवर को दिया और स्टेशनरी कैलकुलेट करता रहेगा, ये आपस में मिल के इस एरर को हटा देंगे। दैट इज़ द वर्क ऑफ डीजीपीएस। लेकिन ये डीजीपीएस कब काम करेगा, जब आपने सैटेलाइट से डेटा रिसीव किया है, जीपीएस सैटेलाइट डेटा से रिसीव किया है, तब आप उसको मैच करके एरर रिमूव करेगा। बात आपको ध्यान रखना है। और डीजीपीएस का काम है जीपीएस को एक्यूरेसी बढ़ा देना, ठीक है ना। और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 2 से लेके 5 मीटर तक, और अगर ऑप्टिमल कंडीशन रही तो 0.5 मीटर तक, खुद सोचो आप, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ईटीएस। ये ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन इसको कहते हैं। ऐसा कुछ डिवाइस है, ऐसा दिखता है, ठीक है ना। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, टेलीस्कोप, ईडीएम यूनिट, डिस्प्ले, मेमोरी। इसका एप्लीकेशन क्या है, सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। रोड एंड ब्रिज लेआउट कहीं पे करना है, लैंड बाउंड्री मैपिंग, इसमें आपको टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें ये थियोडोलाइट और ईडीएम क्या है, इतना टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखो, जो थियोडोलाइट है इंस्ट्रूमेंट ही है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। कहीं पे एरर वेरर आता है मेजरमेंट में, उसको ये ठीक करता है। क्या है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ईडीएम क्या चीज़ है आपका, ये ईडीएम यूनिट जो इसमें लगा होता है, ये क्या चीज़ है, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। बस ऐसा कुछ डिवाइस दिखता है, ट्राईपॉड पे माउंट किया जाता है। ये कुछ इसके पार्ट से, इतना टेक्निकल नहीं जाना है। कुछ स्क्रीन लगी है, ये है, ठीक है। इसमें एक टेलीस्कोप लगा होता है छोटा सा, ये मेजरमेंट करता है, राइट। नाउ एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड। आपका रिमोट सेंसिंग खत्म हो चुका है, इतना ही बेसिक आपको पढ़ना था। गुड बाय, ईटीएस के बारे में आप जान चुके हो। अगर कोई क्वेश्चन बनता है, यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो
या कुछ भी आपको कहीं से कुछ अलग देखने को मिल रहा है तो यू कैन लीव ए कमेंट डाउन बिलो, फिर हम इन डेप्थ भी पढ़ सकते हैं, नो वरीज। आई विल ब्रिंग सम MCQs in the next lecture. Till then, take care, goodbye, keep working hard.